नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नए साल 2025 में जो देश सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करेंगे उनमें भारत टॉप पर है। भारत की जीडीपी रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है, जबकि भारत के दो पड़ोसी यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब हैं। नया साल शुरू होते ही पाकिस्तान की चिंता है कि वो अगले कुछ महीनों में 30 अरब डॉलर के कर्ज की पेमेंट कैसे करेगा, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की फिक्र है कि नए साल पर उसे 3 अरब डॉलर का कर्ज कहां से मिलेगा। दोनों ही मुल्कों में अस्थिरता है, अशांति है। एक भारत है जहां शांति भी है, स्थिरता भी है, जहां लोगों को फ्यूचर दिखता है। बाकी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिवाय बर्बादी के फिलहाल कुछ नहीं। इसलिए पाकिस्तान की पब्लिक भी कह रही है कि काश हम हिंदुस्तान में पैदा होते, और बांग्लादेश के हिंदू भी कहते हैं कि काश भारत हमें अपना लेता। पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भारत से ही तो बने और यही अखंड भारत कहलाता था। तो क्या अखंड भारत का ये कॉन्सेप्ट आज भी मुमकिन है? क्या ये राष्ट्र फिर से अखंड भारत बन सकता है? क्या 2025 में मोदी अखंड भारत का कॉन्सेप्ट लेकर आ सकते हैं? क्या अखंड भारत बीजेपी और संघ का पॉलिटिकल एजेंडा है, या फिर यह वाकई संभव है? क्या अखंड भारत का बदला हुआ रूप ही भारत महासंघ हो गया है? लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है। अखंड भारत ये आरएसएस का दशकों पुराना वो सपना है जिसे वो हकीकत बनाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव कैसे होगा? क्या सैकड़ों वर्ष पुराने भारत को फिर से एक किया जा सकता है? क्या आजादी से पहले का हिंदुस्तान फिर से एक हो सकता है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से भारत में शामिल हो सकते हैं? मोदी की सरकार वैसे भी बहुत से ऐसे काम कर रही है जो दशकों से लटके हुए थे, जो बीजेपी के लिस्ट में बहुत बरसों से थे। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी और आरएसएस का एक और काम अखंड भारत भी मोदी कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर यह होगा कैसे? हमने इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है, लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि अखंड भारत है क्या, जिसे आरएसएस और बीजेपी मानते हैं। अखंड भारत वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका पहला चैप्टर है भारत के साथ पाकिस्तान और चीन अधिकृत कश्मीर का होना। मतलब यह समझिए कि अखंड भारत की बड़ी यात्रा का पहला स्टेप यही है। अखंड भारत का दूसरा कॉन्सेप्ट है 1947 में बंटवारे से पहले का भारत, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए। तीसरा है भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिब्बत ये भी कभी भारत का ही हिस्सा थे। और चौथा कॉन्सेप्ट है प्राचीन अखंड भारत, यानी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक पूरा भारत। अब यह हर देश अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है। तो क्या यह संभव है कि ये सारे देश मिलकर अखंड भारत हो जाएं? यही सब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह सब संभव तो नहीं लगता। तो फिर समय समय पर अखंड भारत का नाम क्यों आता है? आरएसएस और बीजेपी के लिए यह सपना क्यों है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि अखंड भारत का यह कॉन्सेप्ट आया कहां से। यह कैसे माना जाए कि ये तमाम देश कभी भारत का हिस्सा थे।
पूजा पाठ के दौरान अक्सर एक मंत्र बोला जाता है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यव्रत देशांतर्गते। इस मंत्र में जम्बू द्वीप को पृथ्वी के 7 द्वीपों में से एक बताया गया है। 1941 में भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पंडित पांडुरंग वामन की एक किताब छपी थी, जिसमें लिखा था कि भारतवर्ष के अंदर कई सारे देश आते थे और भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंदर था। अब थ्योरी यह कहती है कि कभी ये सारे देश जम्बू द्वीप के तहत पूरा अखंड भारत था, जो कालांतर में आते आते अलग होते गए। देखिए, अखंड भारत का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम पुरानी हमारे इतिहास पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे विष्णु पुराण में एक संदर्भ मिलता है, उत्तरम यद समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद यद भारतः भारती नाम संतति। यानी जिसके उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है, उसके बीच की जो जगह है उसे भारत कहते हैं और वहाँ के लोगों को भारती कहते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जो पूरे भारत की एक तरह से भौगोलिक सीमाओं को दिखाता था। और ये भी था कि यही था जो कहता था कि पूरी जो भारत भूमि है वो कैसे एक तरह से बहुत बड़ी सांस्कृतिक इकाई है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी जब अनुष्ठान होता है तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे ये बात आती है। तो जो जम्बू द्वीप की परिकल्पना है, वो जम्बू द्वीप क्या है, किस तरह का ये पूरा का पूरा भूभाग है, उसकी कल्पना आती है। देवताओं ने भी ये कहा, ऐसा विष्णु पुराण में है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यस्तु में भारत भूमि भागे। यानी उन्होंने भी कहा कि जो व्यक्ति इस भारत भूमि में जन्म लेता है उसका जन्म धन्य हो जाता है, ऐसा देवता कह रहे हैं। तो ये हमारा जो, अगर हमारे इतिहास में जाएं, हमारे शास्त्रों में जाएं, हमारी शास्त्र परंपरा में भारत भूमि का ये पूरा का पूरा दृष्टांत है। भारतवर्ष के पुरातात्विक साक्ष्य करीब 8000 साल पुराने बताए जाते हैं, जबकि वैदिक काल 3500 साल पुराना है। भारतवर्ष की स्थापना तो वैदिक काल से भी पुरानी बताई जाती है, लेकिन यह भी इतिहास का ही तथ्य है कि अखंड भारत कई गणराज्यों में बिखर गया था। 321 ईसा पूर्व बिखरे हुए गणराज्यों को मिलाकर फिर से भारत को संगठित करने का काम चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को हराकर उस पर कब्जा किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। बताया जाता है कि उस वक्त मौर्य साम्राज्य पश्चिम में फारस यानी ईरान से पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इसे ही अखंड भारत कहते हैं। फिर 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और इसके बाद अखंड भारत पूरी तरह से बिखर गया। इसके बाद भारत में कई साम्राज्य बने, कई आक्रमण हुए और भारत का यह अखंड मानचित्र छोटा होता गया। एक एक करके तमाम देश अलग होते चले गए। जैसे श्रीलंका भी कभी इसी अखंड भारत का हिस्सा था। कहा जाता है कि 2350 वर्ष पूर्व तक श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा और वहां के सिंघल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राजधर्म घोषित कर दिया था। आधुनिक श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों और फिर डच लोगों ने शासन किया, लेकिन 1818 में अंग्रेजों ने इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इसी तरह से आज का म्यांमार भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसका नाम पहले बर्मा था। भारत के स्वतंत्र होने से मात्र 10 वर्ष पहले 1937 में अंग्रेजों ने इसे भारत से काटकर अलग कर दिया। 1921 में बर्मा की राजनीतिक स्थिति के अध्ययन के लिए साइमन कमीशन को वहां भेजा गया था। 1930 में साइमन कमीशन ने इसे भारत से काटकर अलग करने की सिफारिश की। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि छोटा सा हिमालयी देश भूटान भी कभी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। मौर्य काल में भूटान भारत का हिस्सा था। उसी दौरान वहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। सिक्किम और भूटान को अंग्रेजों ने 1906 में अलग कर दिया था।
1907 में वहां राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी तरह से नेपाल भी कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1500 ईसा पूर्व से ही यहां हिंदू आर्यों का शासन रहा। 250 ईसा पूर्व में यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। फिर 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। इसी तरह से अफगानिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था। प्राचीन भारत का गांधार ही आज का कांधार है। 1750 तक अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा ही माना जाता था। अफगानिस्तान पर कभी कुषाण वंश का शासन हुआ करता था और कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म वहां फैला। वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींच दी थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो सबसे ताजा देश हैं जो आजादी से पहले भारत का हिस्सा होते थे। 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। जो आज का बांग्लादेश है वो तब ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में भारत ने ही उसे पाकिस्तान से अलग करवाया और बांग्लादेश बनाया। अखंड भारत का मतलब क्या है? अगर हम ये चाहते हैं कि एक सेंट्रल रूल हो तो वो चल पाएगा क्या? जिस तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, जिस तरीके की राजनीतिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, जिस तरीके की डिस्पैरिटीज़ हैं, क्या आप अखंड भारत में, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश, नेपाल, वेपाल सबकी हम बात कर रहे हैं, ना तो ये संभव है, ना उन देशों के लोगों के लिए मान्य होगा। बल के जरिए अगर हम इसको करना चाहें तो हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पर बल का प्रयोग हुआ है वो बड़ा टेनुअस सा होल्ड होता है आपका, आप उसको ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाते जब तक लोगों की सहमति नहीं होती। और मुझे तो नहीं लगता कि किसी की भी सहमति है, ना भारत में किसी की सहमति है कि इनको मिलाया जाए, और ना उन देशों में कोई सहमति होगी कि हम भारत के साथ जुड़ें किसी भी ऐसे अरेंजमेंट में जिसका एक स्वरूप जो है वो अखंड भारत का हो। तो मुझे तो लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा संभव बात अभी तो नहीं नज़र आ रही। देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम भारत होने की बात करें और भारत क्या है और भारत की व्याप्ति क्या है। आज भी जब आप देखते हैं तो दक्षिण एशिया के कई देशों तक भारत की व्याप्ति है, पश्चिम एशिया के कई देशों तक भारत की व्याप्ति है। भारत के जो सांस्कृतिक परिधि है उनको अगर आप देखें तो अलग अलग देशों में भारत के दृष्टांत मिलते हैं। जिस तरह विश्व अभी प्रगति कर रहा है और आगे प्रगति करता जा रहा है, उसमें अगर आप सोचें कि हर एक की अपनी एक अस्मिता होती है, हर एक भूभाग की एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर व्यक्ति अपने भूभाग की आइडेंटिटी के लिए संघर्षरत भी रहता है। ऐसे में आप अखंड भारत की कल्पना को उस तरह से कहेंगे जैसा कि हमारे शास्त्रों में पुराने समय में कहा गया है, तो लगता है कि शायद वैसी बात संभव नहीं है। लेकिन हाँ, भारत की जो सांस्कृतिक व्याप्ति है, भारत की जो वैचारिक व्याप्ति है, वो विश्व में किस तरह से और आगे फैल सकती है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ये निश्चित तौर पर भविष्य में इसकी संभावना बनेगी कि कैसे ये सारे देश एक साथ मिलकर जो एक ही तरह का सोचते हैं, एक ही तरह की जिनकी संस्कृति है, एक ही तरह के जिनके आचार विचार हैं, उनको कैसे साथ में आकर परस्पर सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे अलग अलग संसाधनों के लिए संघर्ष होगा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष होगा, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आएगा कि साथ आकर रहना बहुत ज़रूरी है। और जब ये लोगों को समझ में आएगा कि साथ आकर रहना जरूरी है, तो उस वक्त उनके सामने नेतृत्व के लिए भारत ही होगा। अब ये तमाम देश अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि ये अखंड भारत का हिस्सा हो सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि भारत अगर चाहे तो इसकी शुरुआत अपने उस हिस्से को पाने से कर सकता है जो वो मानता है कि उसका अभिन्न अंग है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यह है जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है। यह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। यह वो शख्सगान वैली है जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट की थी।
और यह है वो अक्साई चिन जो 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने हथिया लिया था। जम्मू कश्मीर का कुल एरिया 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से करीब 35% हिस्सा 78,104 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। 17% हिस्सा 37,555 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चिन चीन के पास है। 46% इलाका भारत के पास है, यानी 1,01,387 वर्ग किलोमीटर, और करीब 5,200 स्क्वायर किलोमीटर की शक्सगाम वैली है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को 1953 में गिफ्ट दे दिया था। नक्शों के जरिए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पूरी स्थिति हमने आपको इसीलिए बता दी ताकि आप ये समझ सकें कि भारत के लिए अपने इस हिस्से को वापस पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर तरह की समस्याएं हैं। यहाँ चीन भी है, पाकिस्तान की सेना भी है। इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि क्या पीओके पर कब्जा इतना आसान होगा? भारत के पास पीओके पर कब्जा करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? भारत के पीओके पर कब्जा करने के फिलहाल 3 विकल्प नजर आते हैं। पहला है सीधा मिलिट्री का हमला, दूसरा है पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, और तीसरा है डिप्लोमेसी यानी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का रास्ता। अब डिप्लोमेसी का रास्ता तो फिलहाल मुश्किल लगता है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी पीओके को भारत को देने को राजी नहीं होगा, तो फिर सीधा रास्ता बचता है मिलिट्री हमले का। लेकिन भारत की नीति है कि वो पहले हमला नहीं करता। ऐसे हालात में भारत पीओके में मिलिट्री कैसे भेजेगा? इसके लिए भारत पीओके में आतंकी कैंपों को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि अथमुकाम, लीपा, दुधनियाल, सोलनवाली, डोंगी, बराई और कोटली में अभी भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। भारतीय सेना पीओके के आतंकी कैंपों पर हमला कर सकती है, जैसा कि उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक में किया था। पाकिस्तानी फौजियों, और वैसे भी पीओके के अंदर से भारत में शामिल होने वाली आवाजें खुद ही उठ रही हैं। और अब अगर भारत ने पीओके पर कब्जा कर भी लिया तो क्या बस इतने भर से अखंड भारत बन जाएगा? क्योंकि एक बात तो साफ है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन ये तो किसी जमाने में उसी का हिस्सा थे। इसलिए इस थ्योरी को मानने वालों को लगता है कि अखंड भारत फिजिकली हो न हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये तमाम देश भारत का हिस्सा हैं। यहां भले ही धर्म कोई भी हो, लेकिन संस्कृति सनातन की ही है। पीओके को पाकिस्तान के चुंगल से छुड़ाना, उसको अखंड भारत के नज़रिए से ना देखें तो बेहतर है, उसको भारत के नज़रिए से ही देखें हम, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि वो भारत का एक अभिन्न अंग है और वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती हथियाया हुआ है, और अगर हम उसको पाकिस्तान की चुंगल से छुड़ाते हैं तो ये हमारी एक लिहाज से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये करें। अब उसमें ये तो जिसे बोलेंगे कि एक आप आइडियोलॉजिकल पोजीशन मान लीजिए या एक पॉलिटिकल पोजीशन मान लीजिए, लेकिन उसमें पेचीदगियां भी बहुत सारी हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि आप उसको लेंगे कैसे? क्या आप युद्ध लड़ के लेंगे? क्या युद्ध लड़ना इतना आसान होगा? ख़ास तौर पर उसकी अगर आप टेरेन देखें, अगर आप फोर्सेस की क्षमताएं देखें, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, भारत की जो फ़ौज है, उनकी क्षमताएं देखें, तो वो उस इलाके में जाकर के वो क्षमताएं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और जो डिफेंडर होता है उसकी पोजीशन हरदम ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि एक इसमें एक न्यूक्लियर ओवरहैंग भी है, तो उसको भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कुछ हद तक हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्राफ कॉल किया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए था, वो कोई ऐसे इन्वेजन के लिए नहीं था जिसको पाकिस्तान इन्वेजन मानेगा। चौथा उसमें फैक्टर ये आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, उसमें चीन की क्या भूमिका रहेगी। अब अगर हम पीओके की बात करते हैं तो चीन ने एक बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट उसमें दिखा दिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दी है। क्या हम चीन का जो फैक्टर है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? अखंड भारत का दूसरा कॉन्सेप्ट है आजादी से पहले 1947 वाला भारत, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ।
यह पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि यह दूर दूर तक कहीं भी संभव नहीं लगता है। लेकिन अगर भविष्य में कभी ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा। इस वक्त भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जुड़ गया तो कुल क्षेत्रफल 43,16,746 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। भारत को इसमें आर्थिक रूप से भी कोई फायदा नहीं है। भारत की जीडीपी के जीरो गिन लीजिए और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी भी देख लीजिए। भारत का जीडीपी 3,55,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जीडीपी सिर्फ कुछ हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर्स का है। तीसरा है पॉपुलेशन। भारत अभी ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ऊपर निकल गई है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ मानी जाती है और बांग्लादेश की 17.5 करोड़। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी हो जाएगी 182.5 करोड़। और सबसे बड़ा सवाल है मुस्लिम पॉपुलेशन का। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हैं। अगर दोनों भारत का हिस्सा बनते हैं तो फिर भारत मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला मुल्क हो जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ मुस्लिम हैं। इसी तरह बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ 92 लाख मुस्लिम हैं और भारत में भी मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ के आसपास है। यानी इस तरह से भारत की कुल मुस्लिम आबादी 60 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान 14% से बढ़कर 32.87% के करीब हो जाएंगे और हिंदू 80% से घटकर 62.46% रह जाएंगे। ऐसा हुआ तो क्या यह बीजेपी और आरएसएस को स्वीकार होगा? अखंड भारत है क्या? यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया में शामिल आपका पाकिस्तान, शामिल आपका बांग्लादेश, शामिल आपका अफगानिस्तान। आप क्या ये चाहेंगे कि भारत के अंदर अफगानिस्तान भी शामिल हो, पाकिस्तान भी शामिल हो, बांग्लादेश भी शामिल हो? 50 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने रेडिकलाइज लोग, कितने आतंकी संगठन, कितने सुसाइड बॉम्बर्स? इसमें अलकायदा शामिल है, इसमें दैश शामिल है जिसको आप इस्लामिक स्टेट के नाम से जानते हैं, इसमें तालिबान शामिल है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और सैकड़ों ऐसे संगठन जो कि या तो भारत के दुश्मन हैं या फिर इंसानियत के दुश्मन हैं। जब आप अखंड भारत चाहें या अखंड भारत क्रिएट करें तो ये संगठन भी साथ में मिलेंगे। क्या कोई ऐसी स्कीम है किसी के पास कि जमीन हमें मिल जाए और पॉपुलेशन ना हो? बात सिर्फ इस आतंकी संगठन की नहीं है। बात सिर्फ ये नहीं है कि यहां पे 100, 200, 300 या 500 आतंकी संगठन है। यहां की पॉपुलेशन इतनी रेडिकलाइज हो गई है कि जब आप किसी दुकान वाले से बात करें, किसी रेडी वाले से बात करें, किसी टाई पहने एग्जीक्यूटिव से बात करें तो वो भी गजवा हिंद की बात करता है। वो बात करता है जिहाद की। वो कहता है मुझे गाजी बनना है। वो कहता है कि दुनिया ट्रांजिट लाउंज है, जाना मुझे जन्नत है। आप क्या ऐसे लोग चाहेंगे भारत में? शायद इसीलिए बीजेपी और आरएसएस की अखंड भारत को लेकर परिभाषा कुछ अलग है। वो फिजिकल बाउंड्रीज को इसमें शामिल नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो इस पर थोड़ा मौन रहते हैं। वो सिर्फ इस अखंड भारत की सांस्कृतिक विरासत पर जोर देते हैं। – 2012 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, अखंड भारत का यह मतलब नहीं है कि हम किसी देश से युद्ध करें। बिना युद्ध किए आपसी सहमति से यह संभव है। इसे हम सांस्कृतिक भारत कह सकते हैं। अब दोस्तों बात है कल्चर की। क्या एक कॉमन अम्ब्रेला के अंडर सेम कल्चर वाले लोग आ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि कल्चर बिल्कुल बदल चुका है। ये जो अमन की आशा वाला गैंग है वो कुछ बोले कि आपकी हमारी जबान मिलती है, पाकिस्तानियों के लिए बोले कि आपके हमारे कपड़े मिलते हैं, आपका हमारा खान पान मिलता है। दोस्तों बात कपड़े की है ही नहीं, बात खान पान की, बात जबान की है ही नहीं। दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट हियर। हम लोगों के संस्कार नहीं मिलते।
एक ऐसी कौम पाकिस्तान में, वही आप देख रहे हैं परछाई बांग्लादेश में, जिसने यह कसम खाई है कि भारत को बर्बाद करना है, भारत के अंदर आतंकी भेजने। भारत ने कितनी मदद करी, भारत ने बांग्लादेश बनाया, इनके बस का नहीं था, भारत ने बनाया। हजारों फौजियों ने अपनी जानें दे दी, वीरगति को प्राप्त हो गए। आज वही लोग हमें काटने को दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि अखंड भारत में मोहम्मद यूनुस जैसे लोग हों? आप चाहेंगे अखंड भारत में लश्कर तैयबा के जो चीफ हैं हाफिज सईद वैसे लोग हों, या जैश मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर ऐसे लोग हों? आप चाहेंगे उसमें तालिबान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो? मैं तो नहीं चाहूंगा। ये जो ख्वाब है अखंड भारत का, ये तभी ठीक है जब आपको पूरा इलाका मिले, पूरा एरिया मिले, इंसान इसमें ना हो, आबादी हमारी हो, तब जाके अखंड भारत मुझे मंजूर है। वरना इतने सारे आतंकियों को, लगभग 50 करोड़ आतंकियों को हमें संभालना पड़े, यह हमारे लिए असंभव हो जाएगा और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अखंड भारत के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता उस वक्त भी दिखी थी जब 2023 में नई संसद के उद्घाटन के वक्त संसद में यह म्यूरल दिखी थी। नई संसद में लगी एक तस्वीर में संसद भवन की एक दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया था। यह आजादी और विभाजन के पहले का नक्शा है। उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि यही तो आरएसएस का अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। नक्शे के पास में ही एक पत्थर है जिसमें पुराने शिलालेख से लिखा एक लेख है। वहीं बगल में दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां भी बनाई हुई हैं। हालांकि इस पर आपत्ति भी हो गई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से सवाल उठाए गए थे। देखिए, आप कहते हैं कि अखंड भारत होगा और मैं कहता हूं कि भारत होगा, क्योंकि प्राचीन काल में भारत ही था, कोई अखंड भारत नहीं था। भारत ही थे, जो भारत की ये पूरी की पूरी अस्मिता थी, भारत की यही पूरी की पूरी भौगोलिक और सांस्कृतिक अस्मिता थी। तो भारत अपने आप में अपनी सनातन परंपरा के लिए जाना जाता रहा है और वही सनातन परंपरा शाश्वत रही है। और ये सनातन परंपरा ऐसी है जिसमें सबका समावेश है, सबको साथ लेकर चलने की बात है, सबको अपने अंदर समेटने की बात है। यही सनातन की अपनी बड़ी विशेषता थी और इसीलिए ये सनातन इतने वर्षों तक आज भी है शाश्वत और आगे आने वाले समय में भी शाश्वत रहने वाला है। इसलिए ये सोचना कि ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा और वैसा कैसे होगा, इस सब की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, शाश्वत संस्कृति है, वो कैसे और चिरंतन आगे तक जा सकती है। और वही शायद न सिर्फ भारत के लिए या इस भूभाग के लिए, लेकिन वो शायद पूरे विश्व के लिए भी बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा और श्रेष्ठतम समाधान होगा। तो फिर क्या अखंड भारत का यह कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों और कल्पनाओं तक ही सीमित रहेगा या फिर इसमें आगे कुछ हो सकता है? कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूरोपियन यूनियन की तरह एक भारत महासंघ भी हो सकता है। कुछ विचारक मानते हैं कि अखंड भारत का सपना यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर खड़ा हो सकता है और इसे भारत महासंघ का नाम दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट यह है कि भारत महासंघ में फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ देशों की लोकल ऑटोनॉमी होगी। भारत महासंघ को खुद को धर्म से अलग रखना होगा। भारत महासंघ को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा। देशों को अपने धर्म को चुनने की आजादी होगी। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? ये तमाम देश एक पेज पर कैसे आएंगे? शुरुआत में हिंदू धर्म को मानने वाले देशों को जोड़ना होगा। नेपाल और भूटान को जोड़कर भारत महासंघ की शुरुआत हो सकती है। इन हिंदू देशों को जोड़ने के बाद बौद्ध देशों को भी जोड़ना होगा। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे बौद्ध देश को भारत महासंघ से जोड़ना होगा। अगर सब ठीक रहा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और यह बात भी तय है कि अगर ऐसा हुआ तो इन देशों को आपस में जोड़ने का गोंद भारत ही हो सकता है। या तो ये होता है ना कि भारत आज की डेट में
भारत की 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना होती, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती, चीन से बड़ी इकोनॉमी अगर भारत की होती तो उनके लिए भी एक इंसेंटिव था। अब भारत उनकी तुलना में तो बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या जो भारत की अपनी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, क्या हम उसको पूरी तरीके से टैकल कर पाए हैं? क्या हम अगले 15, 20, 25 वर्षों में कर पाएंगे? जो मोदी जी कहते हैं कि जी अमृत काल है और 2047 तक हमारे को भारत को एक विकसित देश बनाना है, क्या अगर हम अखंड भारत की या EU टाइप के एक विलय की बात करें तो क्या वो संभव होगा? एक तो ये पहलू है, क्या हम मतलब वो वहां तक पहुंच पाएंगे विकसित देशों की संख्या में? दूसरा उसका एक और पहलू है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन का एक्सपेरिमेंट देखें, हाउ इज दैट वर्किंग आउट फॉर देम? देखिए ना आप, मतलब कोई डिसीजन लेनी पड़ती है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका जो बाबूडम है, वो तो भारत की ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। मतलब कि हमारे यहाँ पर हम लोग सब लोग कलसते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बाबुओं का राज है, जो इंस्पेक्टर राज है, वो इतना खौफनाक है। तो अगर आप EU का इंस्पेक्टर राज देखें तो वो कौन सा कोई बहुत अच्छा है? कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई राजनीतिक डिसीजन नहीं ले सकते, फिर उनके अपनी लॉबीज बनी हुई हैं जो हर चीज में अमल दखल करती हैं। सैन्य तौर पे आप देखें, वो जो यूरोपियन देश एक जमाने में दुनिया भर के ऊपर राज करते थे, आज वो अपने देश को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, ठीक है ना? तो आप उनकी देखिए कि डिसीजन मेकिंग क्या है वहां पर। फिर आप ये देखिए कि जौन से देश उनके में जुड़े, उनमें कई सारे देशों में अब ये आवाजें उठ रही हैं कि आप हमारी जो सारी की सारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो एक आइडेंटिटी है, आप उसको खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ये तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ने और कल्पनाओं में ही अच्छे लगते हैं। इनका सच होना तो अभी मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को क्या पता। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद क्या होता है पता नहीं, तो कुछ भी संभव है।